रहीम। आज हम पढ़ेंगे सडन ऑनसेट डिस्निया। सडन ऑनसेट डिस्निया हमने शुरू किया था। हमने ये पढ़ा था कि क्या होगा कि सडन ऑनसेट डिस्निया के साथ पेशेंट आएगा मगर अदरवाइज़ फिट एंड हेल्दी पर्सन होगा। इसके दो ही डिफरेंशियल डायग्नोस हो सकते हैं, एक निमोथोरिक्स और एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पिछले लेक्चर में हमने पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में कंप्लीट पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे निमोथोरिक्स के बारे में। सबसे पहले हम सडन ऑनसेट डिस्निया के पेशेंट के ऊपर परकशन करेंगे। अगर उसके अंदर हमें हाइपर रेजोनेंट मिल गई परकशन तो इट मीन्स कि ये क्या है, ये निमोथोरिक्स है। और अगर चेस्ट रेजोनेंट मिल गई हमें तो इसका मतलब ये है कि ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। अब जनाब आते हैं निमोथोरिक्स के बारे में। तो निमोथोरिक्स क्या है? निमोथोरिक्स इज द प्रेजेंस ऑफ द एयर इन द प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस के अंदर जब हवा आए, मेकिंग इट एन ईयर कंटेनिंग कैविटी, और इसको ईयर कंटेनिंग कैविटी बनाए, इसको कहते हैं नीमोथोरिक्स। ठीक है, नीम कहते हैं ईयर को, थोरिक्स कहते हैं चेस्ट को। चेस्ट के अंदर के हवा को नीमोथोरिक्स कहते हैं। अब आते हैं जनाब इसकी इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसके दो तरीक़ों पर हुए हैं। एक को कहते हैं हम स्पॉन्टेनियस निमोथोरिक्स, दूसरे को हम कहते हैं ट्रॉमेटिक निमोथोरिक्स। स्पॉन्टेनियस निमोथोरिक्स किसे कहते हैं? स्पॉन्टेनियस निमोथोरिक्स को फिर मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जैसे प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरिक्स और सेकेंडरी स्पॉन्टेनियो निमोथोरिक्स। प्राइमरी जो होगा वो आइडियोपैथिक होगा, उसकी कोई काज मालूम नहीं होगी। पेशेंट की एज 20 से 40 ईयर के दरमियान में होगा। पेशेंट ठाल होगा और स्मोकर होगा। क्वेश्चन इस तरह आएगा कि 27 ईयर ओल्ड ठाल मेल स्मोकर हैज़ प्रेजेंटेड विद डिक्रीज वोकल फ्रेमिटिस, ट्रेकिया डेविएटेड, वो तमाम साइन सिम्टम्स आएंगे, लेकिन रेस्पेक्टर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, सवाल इससे शुरू होगा। अगर सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरिक्स की बात करें तो सेकेंडरी का मतलब ये कि यहाँ ऑलरेडी पहले से एक डिजीज़ चल रही होगी, जैसे COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ब्रोंशिक्टाइसिस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ या लंग फाइब्रोसिस या लंग एब्सिस। यानी पहले से लंग्स के अंदर कोई डिजीज़ चल रही होगी जिसकी वजह से प्लूरा के अंदर हवा आएगा, उसे हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस निमोथोरिक्स। और स्पॉन्टेनियस में कौन सी? सेकेंडरी। अब आते हैं जनाब ट्रॉमेटिक निमोथोरिक्स। ट्रॉमेटिक निमोथोरिक्स नाम से वाज़ेह है कि ट्रामा की वजह से जो निमोथोरिक्स हो जाए उसे ट्रॉमेटिक कहते हैं। ये किस चीज़ की वजह से हो सकता है? ये पेनिट्रेटिक चेस्ट इंजरी की वजह से हो सकता है। अगर किसी नाइफ़ के ज़रिए, किसी चाकू के ज़रिए, किसी एक्सीडेंट के ज़रिए कोई चीज़ इसके अंदर चेस्ट रैप के अंदर दाखिल हो जाए, उसे हम कहते हैं पेनिट्रेटिंग चेस्ट इंजरी। या एट्रोजेनिक भी हो सकता है, हमारे गलतियों की वजह से भी हो सकता है। जब भी हम कोई प्लूरल एस्पायरेशन प्रोसीजर करते हैं उससे भी हो सकता है। जब हम प्लूरल बायोप्सी ले रहे होते हैं उस वक्त भी हो सकता है। या ब्रांकोस्कोपी CVP लाइन डाल रहे हो। CVP लाइन आपको पता है हम दो जगह डालते हैं, एक इंटरनल जुगुलर वेन में और दूसरा सबक्लेवियन वेन में। लेकिन जो निमोथोरिक्स का चांस ज़्यादा है वो सबक्लेवियन वेन के साथ ज़्यादा है। मैकेनिकल वेंटिलेशन आप साहिबान को पता है कि ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इट्स जस्ट सपोर्ट। ठीक है, मैंने आपको टाइडल वॉल्यूम के साथ ये बात सिखाई थी कि टाइडल वॉल्यूम को सिर्फ सीखना काफ़ी नहीं है, इसको एप्लीकेशन बड़ी ज़रूरी है। जब भी आप किसी पेशेंट को वेंटिलेशन के ऊपर डालते हैं तो आपने टाइडल वॉल्यूम को मेजर करना है। जैसे हमने कहा था कि ये 7 से 10 ml के दरमियान है। आप पेशेंट के वेट अगर आपने मिनिमम देना है तो पेशेंट को 7 के साथ डिवाइड करेंगे। अगर आपने मैक्सिमम देना है तो 10 के साथ डिवाइड करेंगे। अगर आपने उस पेशेंट की ज़रूरत से ज़्यादा टाइडल वॉल्यूम उसको दे दिया तो उससे क्या होगा? इससे एल्वेलाई रप्चर होगी और निमोथोरिक्स होगा। ये मैंने उधर भी आप लोगों को बताई थी। ये हो गई जनाब स्पॉन्टेनियस और ट्रॉमेटिक निमोथोरिक्स। ये जो थी ये जो एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थी। अब आते हैं इसके पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर।
पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर इसकी देखें तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसे कहते हैं क्लोज न्यूमोथोरिक्स, ओपन न्यूमोथोरिक्स एंड टेंशन न्यूमोथोरिक्स। क्लोज न्यूमोथोरिक्स, ओपन न्यूमोथोरिक्स एंड टेंशन न्यूमोथोरिक्स। अब क्लोज न्यूमोथोरिक्स के अंदर क्या होगा? इसके होगा इट इज़ अ स्मॉल इनहेल रैपिडली एंड एयर रीअब्जॉर्ब। इसके अंदर जो हवा आएगी वो हवा क्या होगी? दोबारा, फॉर एग्जांपल ये हमारा प्लूरा है, उस प्लूरा के अंदर जब हवा आएगी तो दोबारा क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, और उसकी क्वालिटी बहुत ही स्लो होगी, और यहाँ पर जो वूंड है या जो जगह है वो खुद कम्प्लीटली हील हो जाएगी, और उससे तकरीबन द पेशेंट इज़ एसिम्प्टोमेटिक। ठीक है, अब आते हैं, अभी हमें पता कैसे चलेगा कि क्या होगा कि क्लोज न्यूमोथोरिक्स से पेशेंट सडन ऑनसेट डिस्निया के साथ आएगा, मगर जैसे ही वक्त गुजरता जाएगा डिस्निया क्या होगी? डिस्निया ठीक होती जाएगी, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? ये क्लोज न्यूमोथोरिक्स है। अब आते हैं जनाब ओपन न्यूमोथोरिक्स के ऊपर। तो ओपन न्यूमोथोरिक्स में क्या होगा? एक स्मॉल ऐसी होल होगी या स्मॉल कोई पेनिट्रेशन होगी, लेकिन वो क्या करेगा? वो 2 वे वॉल की तरह काम करेगा। 2 वे वॉल की तरह काम इस तरह करेगा, फॉर एग्जांपल ये रिब्स है और ये प्लूरा है, और ये अंदर क्या है? ये अंदर चेस्ट है, तो यह एक वॉल बनी होगी। यहाँ से हवा आएगी प्लूरा के अंदर और दोबारा हवा जाएगी। जब भी हम इंस्पायरेशन करेंगे तो क्या होगी? एयर आएगी। जब भी हम एक्सपायरेशन करेंगे तो हवा दोबारा जाएगी, तो इसको कहते हैं 2 वे वॉल। तो ओपन न्यूमोथोरिक्स के अंदर क्या होगी? 2 वे वॉल होगी। एयर एंट्री ऑन इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन पर हवा आएगी और एक्सपायरेशन पर दोबारा आएगी। अब इसका पेशेंट हमें भी सडन ऑनसेट डिस्निया के साथ आएगा, मगर उसका क्या होगा? जिसका डिस्निया है, पेशेंट जितना डिस्निक है उतना ही रहेगा, ना इसकी डिस्निया ज़्यादा होगी ना इसकी डिस्निया कम होगी, इसकी डिस्निया कांस्टेंट रहेगी। तो न्यूमोथोरिक्स के अंदर पेशेंट की डिस्निया कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। अब आती है जनाब टेंशन न्यूमोथोरिक्स के ऊपर। टेंशन न्यूमोथोरिक्स की बात यह है कि जब भी it is earlier smaller large and remain patent as one wave wall, ये वोंड के साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस पर डिपेंड करती है कि यहाँ जो पेनिट्रेशन हुई है वो स्मॉल है या लार्ज है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि फ़र्क इससे पड़ता है कि ये 1 वेव वॉल है। इट मीन्स कि अगर एक दफ़ा यह इंस्पायरेशन पर हवा आई तो एक्सपायरेशन पर ये दोबारा नहीं जा सकती, एक्सपायरेशन पर हवा दोबारा नहीं जा सकती। तो इसका मतलब ये है कि जितनी हवा आएगी वो क्या करेगी? वो बैलून अप करेगी और लंग को क्या करेगी? कंप्रेस करेगी, कोलेप्स करेगी और मिडियल को शिफ्ट करेगी। अब इस पिक्चर में आपको और भी अच्छी तरह समझाया गया है, अगर आप इधर देखें, और इसमें एक 2-3 चीज़ें और भी ऐड की गई हैं। क्लोज न्यूमोथोरिक्स के अंदर क्या होता है? जब भी प्लूरा के अंदर हवा आता है तो क्या होता है? वो दोबारा एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल क्वालिटी उसकी होती है। और जब प्लूरल कैविटी का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। द प्लूरल प्रेशर इज़ लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये भी एक दूसरी डिफिनीशन है, दूसरी कंसेप्ट है, आप इसको समझ लें कि द प्लूरल प्रेशर इज़ लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लोज न्यूमोथोरिक्स के अंदर। ठीक है, अब आते हैं जनाब ओपन न्यूमोथोरिक्स के ऊपर। ओपन न्यूमोथोरिक्स में 2 वेल वाल होगा। इंस्पायरेशन पर हवा आएगी और एक्सपायरेशन पर दोबारा जाएगी। जो प्लूरल कैविटी का प्रेशर है दे एज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसका जो प्लूरल प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल होगा। ठीक है, अब आते हैं जनाब टेंशन न्यूमोथोरिक्स के ऊपर। टेंशन न्यूमोथोरिक्स में आप देख सकते हैं कि सिर्फ हवा आ रही है और यह लंग को कंप्रेस कर रही है, ट्रेकिया को शिफ्ट कर रही है। प्लूरल कैविटी के अंदर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो प्लूरल प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो हाँ, आप इसी क्लासिफिकेशन से भी यहाँ पर न्यूमोथोरिक्स के इस पैथोलॉजिकल टाइप्स को याद कर सकते हैं। ठीक है।
तो टेंशन न्यूमोथोरिक्स के अंदर क्या होगा, वन वेव वॉल होगा। ओपन न्यूमोथोरिक्स के अंदर टू वेव वॉल होगा। और क्लोज न्यूमोथोरिक्स के अंदर वॉल नहीं होगा, वो सिर्फ क्या होगी, हवा आएगी और एब्ज़ॉर्ब होगी। अच्छा जी, अब आते हैं इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स के ऊपर। क्लिनिकल फ़ीचर्स में आपको सबसे पहले क्या होगा, रिस्क फैक्टर दिया होगा। जैसे पहले मैंने क्या करा, प्राइमरी का सवाल है तो यंग टाल स्मोकर की बात हो रही होगी। अगर सेकेंडरी का सवाल है तो COPD, एब्सिस, ILD और ब्रोंकाइटिस की बात हो रही है। अगर ट्रामेटिक की बात है तो ट्रामेटिक या ट्रेजेनिक प्रोसीजर की बात हुई होगी। अच्छा, तो इसके क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, सबसे पहले आपको मिलेगा सडन ऑनसेट डिस्निया। उसके बाद कफ कौन सी, ड्राई कफ एंड प्लूरेटिक चेस्ट पेन। ठीक है, प्लूरेटिक चेस्ट पेन मिलेगा आपको। अब ये एक टेंशन न्यूमोथोरिक्स की पिक्चर है। अगर आप इस पर एक नज़र डालें तो टेंशन न्यूमोथोरिक्स में क्या होगा, उसके अंदर ट्रेकिया जो है वो क्या होगी, वो शिफ्ट होगी, लंग्स कोलैप्स होगी, ईयर इन प्लूरल कैविटी होगा। ठीक है, लंग्स में जहाँ पर ईयर होती है वह जगह क्या होती है, वो जगह ब्लैक होती है। तो जिस जगह पर हवा ज़्यादा होती है वह एक्सरे पर क्या होती है, ब्लैकनेस ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जब आप टेंशन न्यूमोथोरिक्स की एक्सरे को देखेंगे तो आपको मीडियास्टिनम शर्ट मिलेगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, ये जो तमाम जगह यहाँ पर हवा है, एयर है, तो इसी एयर की वजह से ये आपको ब्लैक मिलेगी। ठीक है, अब टेंशन न्यूमोथोरिक्स की डिफरेंट साइन सिम्टम्स है, वो क्या है, चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रैपिड हार्ट रेट, शॉलो ब्रीथिंग, एंजाइटी एंड ब्लू स्किन। ठीक है, अब ऑन एग्जामिनेशन पर हमें क्या मिलेगा, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पर पेशेंट के अंदर साइनोसिस मिलेगी, टेकिकार्डिया मिलेगा, टेकिपनिया मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं इसके चेस्ट एग्जामिनेशन के ऊपर। तो इसके चेस्ट एग्जामिनेशन में हमें क्या मिलेगा, चेस्ट एग्जामिनेशन में हम जब इंस्पेक्शन करेंगे तो बल्ज ऑन अफेक्टेड साइड मिलेगा। तो अफेक्टेड साइड के ऊपर हमें एक बल्ज मिलेगी। ठीक है, डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट ऑन अफेक्टेड साइड, अफेक्टेड साइड के ऊपर क्या करेगी, चेस्ट मूवमेंट कम होगी। पल्पेशन पर हमें क्या मिलेगा, डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट ऑन अफेक्टेड साइड, अफेक्टेड साइड पर ये कम मिलेगी। ट्रेकिया फुश्ड अवे टू अपोजिट साइड। ठीक है, ट्रेकिया क्या होगी, फुश्ड होगी। हमने कहा था कि ट्रेकिया या फुश्ड होती है या पुल होती है। ठीक है, तो प्लूरल एफ्यूजन के अंदर और न्यूमोथोरिक्स के अंदर ट्रेकिया फुश्ड होती है, और ILD और लंग फाइब्रोसिस के अंदर क्या होती है, ट्रेकिया पुल्ड होती है। वोकल फ्रेमेटस, हम पेशेंट के चेस्ट के ऊपर हाथ रखेंगे और पेशेंट को कहेंगे कि आप साहिबान बोले 333 या 999 ये बोले। ठीक है, अब आते हैं इसकी परकशन के ऊपर। तो परकशन पर हम हाइपर रेजोनेंट परकशन नोड मिल जाएगी। दिस इज द हॉलमार्क फीचर ऑफ न्यूमोथोरिक्स। ठीक है, तो ये हाइपर रेजोनेंट आपको मिल जाएगी। अब अस्कल्टेशन के ऊपर आपको क्या करेगा, डिक्रीज ईयर एट्री ऑफ द लंग मिल जाएगी और वोकल रेजोनेंस मिल जाएगा। वोकल रेजोनेंस और वोकल फ्रेमेटस एक ही चीज़ है, मगर हम इसको सिर्फ हैंड पर मालूम करते हैं। जब हैंड पर मालूम करें तो इसको कहते हैं वोकल फ्रेमेटस। अगर स्टेथोस्कोप पर हम ये सुन ले तो इसको कहते हैं वोकल रेजोनेंस। ठीक है, अब आती है प्रोग्रेशन ऑफ डिस्निया। प्रोग्रेशन ऑफ डिस्निया किस तरह होगा, इफ़ स्टार्ट इम्प्रूविंग, अगर डिस्निया इम्प्रूव हो जाए तो ये होगा क्लोज न्यूमोथोरिक्स। पहले भी मैंने आपको बताया, अगर डिस्निया ना इम्प्रूव हो रही है ना वर्सन हो रही है तो इट मीन्स कि ये क्या है, ये टेंशन न्यूमोथोरिक्स, ओपन न्यूमोथोरिक्स है। जितनी हवा आ रही है उतनी हवा दोबारा बाहर जा रही है। अब वो डिस्निया जो क्या होगी, जो इंस्पायरेशन के साथ और वर्स हो रही है, इसको कहते हैं टेंशन न्यूमोथोरिक्स। ठीक है, जो भी हवा आ रही है दोबारा नहीं जा रही, तो यही हवा रहेगी और लंग्स को कोलैप्स करती रहेगी। ठीक है, अब आती है जनाब इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के ऊपर। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसका है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में आपको क्या मिलेगा, जेट ब्लैक लंग मिलेगा। मैंने पहले भी कहा, जहाँ हवा ज़्यादा होती है वहाँ ट्रांसलूसेंसी या ब्लैकनिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, और उसके अंदर क्या होगी, लॉस ऑफ लंग वास्कुलेचर मार्किंग भी लॉस हो जाएगी। अब आप जनाब आते हैं इसके एक्सरे के ऊपर। तो एक्सरे में आप देखें कि टेंशन न्यूमोथोरिक्स के अंदर क्या है, ये आपको ब्लैकिंग नज़र आती है कि यहाँ पर क्या है, ट्रांसलूसी ज़्यादा है क्योंकि एयर की वजह से। ठीक है,
अब आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेकिया है वो क्या है, वो पुष्ट है, वो अपनी जगह से पुष्ट हो गई है। ठीक है, अब आप इस तरह देख सकते हैं कि ये जो हार्ट है, हार्ट का बॉर्डर भी क्या है, पुष्ट है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डायफ्राम है वो डायफ्राम भी, हिम डायफ्राम भी वो डायफ्रस है। लेकिन सबसे जो हॉल मार्क है वो ये है कि आपको ये ब्लैक मिलेगी और ब्लैक के साथ साथ ये ट्रेकिया क्या होगा, ये पोस्ट होगा। ठीक है, अब आप इस एक्सरे में भी देख सकते हैं, इसके अंदर क्या है, एब्सेंट लंग मार्किंग एब्सेंट है, कोलेप्स्ड ऑन लेफ्ट लंग है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ट्रांसलूसेंसी ज़्यादा हुई है। ठीक है, और मीडियास्टिनम जो है वो क्या है, वो शिफ्ट है। अब जनाब, अब तक हमने जितनी भी एक्सरे पढ़ी है उसका मैंने एक खुलासा यहाँ पर आप लोगों के लिए तैयार किया है। आप इधर देख सकते हैं कि हाइपर इन्फ्लेंट लंग्स जो है वो और ट्यूबुलर हार्ट, ये आपको एम्फाइजीमा में मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि डर्टी लंग, प्रोमिनेंट लंग वास्कुलेचर, ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के साथ मिलती है। फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस और ट्रेन लाइन अपीयरेंस ब्रोंशिटाइसिस के साथ, या हनीकॉम अपीयरेंस, ये ब्रोंशिटाइसिस के साथ आपको मिलेगी। रेटिकुलो नोडुलर शेडोइंग, ये आपको ILD या लंग फाइब्रोसिस में मिल जाएगी। सेंट्रल मास स्मॉल एंड स्क्वेमस कार्सिनोमा के अंदर, और पेरिफेरल मास एडिनो और लार्ज कार्सिनोमा के अंदर। ब्लंटिंग ऑफ कोस्टोपेरेनिक एंगल एंड कार्डियोपेरेनिक एंगल, ये हमें प्लूरल एफ्यूजन में मिल जाती है। और इंक्रीज ट्रांसलूसी ऑन अफेक्टेड साइड, ये हमें कहाँ मिलेगी, ये हमें नीमोथोरिक्स के अंदर मिलेगी। तो अब जनाब, ये वो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पहले लेक्चर्स के अंदर पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर इसका एक तज़किरा ज़रूर बनता था ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए। ठीक है, अब जनाब आते हैं इसकी रेडियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर। हमने इसके 3 क्लासिफिकेशन पढ़े, हमने इसकी एटियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, ठीक है, और अब पढ़ते हैं इसकी रेडियोलॉजिकल। ठीक है, रेडियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस तरह है कि स्मॉल नीमोथोरिक्स किसे कहेंगे। स्मॉल नीमोथोरिक्स उसकी कहेंगे कि जिस किसी के लेस देन 15% ऑफ लंग वॉल्यूम होगा, और ये क्लोज नीमोथोरिक्स के अंदर होता है जिसकी रिम कितना होता है, लेस देन 2 सेंटीमीटर। तो स्मॉल नीमोथोरिक्स आर क्या है, क्लोज नीमोथोरिक्स। मीडियम नीमोथोरिक्स कहती है जब 15 से 50% लंग के वॉल्यूम का हिस्सा ये कवर करे, और ये ओपन नीमोथोरिक्स के साथ होता है, और सेकेंडरी नीमोथोरिक्स के साथ ये हो सकती है। मोर देन 50 अगर है तो लंग लार्ज नीमोथोरिक्स है, और ये टेंशन नीमोथोरिक्स हो सकता है। आप इसको इस तरह भी याद सकते हैं कि स्मॉल नीमोथोरिक्स मीन्स क्लोज नीमोथोरिक्स, मीडियम नीमोथोरिक्स मीन्स ओपन नीमोथोरिक्स, एंड लार्ज नीमोथोरिक्स मीन टेंशन नीमोथोरिक्स। अब जनाब आते हैं इसकी मैनेजमेंट के ऊपर। तो इसकी मैनेजमेंट अगर हम देखें तो इसका मैनेजमेंट हम किस तरह देखें, हम इसको मैनेजमेंट BTS गाइडलाइन ऑफ नीमोथोरिक्स के पढ़ेंगे। जैसे ब्रिटिश थोरेसिक सोसाइटी गाइडलाइन, ब्रिटिश थोरेसिक सोसाइटी गाइडलाइन के अंदर हम इसकी मैनेजमेंट करेंगे। अब जैसे हमने पहले भी कहा था कि प्राइमरी स्पॉन्टेनियस नीमोथोरिक्स या सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस या ट्रॉमेटिक नीमोथोरिक्स और रिकरेंट नीमोथोरिक्स है। BTS ने इनको इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे प्राइमरी नीमोथोरिक्स, सेकेंडरी नीमोथोरिक्स और रिकरेंट नीमोथोरिक्स। अगर पेशेंट आपके साथ आए सडन डिस्निया के साथ, ठीक है, पेशेंट आपको सडन डिस्निया के साथ आया है मगर क्या है, स्मॉल है यानी क्लोज नीमोथोरिक्स है, तो आप पेशेंट की डिस्निया जो है वो वक्त के साथ इम्प्रूव हो रही है, तो आप सबसे पहले पेशेंट को एडमिट करेंगे, पेशेंट को 48 आवर के लिए ऑब्ज़र्व करेंगे, पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे और फॉलो अप करेंगे चेस्ट रे का 1 वीक के बाद। ठीक है, अगर पेशेंट आपके साथ ओपन नीमोथोरिक्स या मीडियम या लार्ज ये लंग वॉल्यूम या मोर देन 15% लंग वॉल्यूम के साथ आया है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, एस्पायरेशन करेंगे। आप एस्पायरेशन आप कहाँ करेंगे, अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं।
आप इधर देख ले कि या ये जो जगह आपको नज़र आता है इसको कहते हैं ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी। ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी में आप देखेंगे ये क्या है, ये बेस ऑब्स्टिकल आपके साथ बन जाती है। ये जो यहाँ पर ये लेटरल साइड है, लेटरल एज ऑफ लेटेस्ट मस्ट और साई मसल, लेटेस्ट मस्ट और साई का लेटरल साइड, और आप इस साइड पर जो है क्या है द लेटरल एज ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, और नीचे क्या है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, ठीक है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस हो जाती है। तो इसके अंदर ये जो ट्रायंगल बन जाता है, इस ट्रायंगल को हम कहते हैं द ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी। लेकिन सबसे जो अच्छी जगह है जहाँ पर हम इंस्पायरेशन करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में क्या करते हैं, हम निडल इंसर्ट करते हैं। और ये जो निडल है फॉर एग्जांपल ये एक रिब है और ये दूसरा रिब है, तो यहाँ पर हर रिब्स के नीचे न्यूरोवस्कुलर बंडल्स हैं। न्यूरोवस्कुलर बंडल मतलब कि यहाँ पर नर्व है, आर्टरी है और वेन मौजूद होते हैं। तो हमने जो निडल डाली है वो हर रिब्स के अपर बॉर्डर में डालनी होगी। तो हम सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी के अंदर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अपर बॉर्डर में यहाँ पर एस्पायरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई जनाब एस्पायरेशन की बात। तो आप जनाब क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट की आप क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट की एस्पायरेशन करेंगे। ओपन न्यूमोथोरिक्स में पेशेंट की एस्पायरेशन होगी। अगर एस्पायरेशन सक्सेसफुल हो गई, ठीक है, तो हम पेशेंट को एडमिट करेंगे, 48 आवर ऑब्जर्व करेंगे, फिर पेशेंट की चेस्ट एक्सरे करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे और 1 हफ्ते बाद फिर इसकी फॉलोअप होगा, ठीक है। अगर आपने इंस्पायरेशन की और पेशेंट अनसक्सेसफुल हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा इंस्पायरेशन करेंगे, ठीक है, दोबारा इंस्पायरेशन करेंगे। अगर अब इंस्पायरेशन सक्सेसफुल हो गई तो पेशेंट को एडमिट करेंगे, 48 आवर के लिए ऑब्जर्व करेंगे, पेशेंट के चेस्ट एक्सरे करेंगे और पेशेंट को 1 हफ्ते बाद इसकी फॉलोअप करेंगे, ठीक है। अब अगर ये इंस्पायरेशन क्या हो गई, अनसक्सेसफुल हो गई, तो हम क्या करेंगे, हम चेस्ट इंट्यूबेशन करेंगे, ठीक है। चेस्ट इंट्यूबेशन का मतलब क्या है, चेस्ट इंट्यूबेशन का मतलब यही है कि हम किसके अंदर क्या डालेंगे, अभी चेस्ट ट्यूब डालेंगे, ठीक है। जब भी चेस्ट ट्यूब डालेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो ईयर है वो ईयर ने इस लंग को कंप्रेस किया है। जब आप चेस्ट ट्यूब डालेंगे तो यहाँ से जो हवा है वो आएगी, बाहर आएगी। जब भी हवा बाहर आएगी तो दोबारा क्या होगी, री एक्सपेंड ऑफ द लंग होगा, ठीक है। और ये भी कहाँ पर करेंगे, ये भी हम द ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी के अंदर करेंगे, ठीक है जी। अब आते हैं अगर आपने इस बार का सक्सेसफुल हुआ तो अब आप चेस्ट इंट्यूबेशन करेंगे। यार चेस्ट इंट्यूबेशन आपकी सक्सेसफुल रही तो आप पेशेंट को एडमिट करेंगे, 48 आवर के लिए ऑब्जर्व करेंगे, फिर क्या कर 48 आवर के बाद डिस्चार्ज करेंगे, 1 वीक बाद उसकी फॉलोअप होगी और चेस्ट एक्सरे के साथ आप पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब फिर अगर चेस्ट इंट्यूबेशन अनसक्सेसफुल हो गई तो पेशेंट का इट मीन्स कि परसिस्टेंट ईयर लीक है मोर देन 2 आवर, तो फिर हम क्या करेंगे, फ्लोरोडाइसिस करेंगे। फ्लोरोडाइसिस क्या है कि उसके अंदर ब्लूमाइसिन डालेंगे। फॉर एग्जांपल ये विसरल है और ये पेराइटल है, तो इसके अंदर जो जगह है इसको हम बंद करेंगे, इसके अंदर एक फाइब्रोजिंग एजेंट को डालेंगे और इसकी जो प्लूरा है इसे ब्लॉक करेंगे, ठीक है। इसे ब्लॉक करने को क्या कहते हैं, इसको फ्लोरोडाइसिस कहते हैं, और वेट्स कहेंगे, वीडियो के ज़रिए हम इसको ठीक करेंगे, ठीक है। Fluoridesis, it is the obliteration of the pleural space by injecting the bleomycin and talc. किसी इस sclerosing agent है। Also treat per choice for the malignant pleural effusion के लिए भी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, ठीक है। और वेट्स करेंगे, वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी इसके साथ लेकर कर सकते हैं, ठीक है। अब जनाब अगर पेशेंट क्या है, अब अगर पेशेंट सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस या ड्रामेटिक न्यूमोथोरैक्स के साथ आया है मगर पेशेंट क्या है, स्मॉल है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसकी क्या करेंगे, एस्पायरेशन करेंगे। अगर पेशेंट क्या है, मीडियम लार्ज मोर देन 15% लंग वॉल्यूम के साथ आएगा तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, चेस्ट इंट्यूबेशन करेंगे। अगर पेशेंट रिकरेंट न्यूमोथोरैक्स के साथ आया है तो हम सीधा क्या करेंगे, हम सीधा फ्लोरोडाइसिस करेंगे या वेट्स करेंगे। तो इट्स